राजस्थान के दौसा में एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस ने खूब लाठियां चलाई, लोगों को खूब दौड़ाया, लेकिन शव की जगह पुलिस के हाथ लगी केवल बर्फ की सिल्लियां। मामला राजस्थान से एक पुजारी से धोखाधड़ी, जमीन पर अवैध कब्जे और हत्या से जुड़ा है। लेकिन 6 दिन से शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची। धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने दौड़ाना शुरू कर दिया। सड़क पर हंगामा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस वाले लोगों के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। जो भी हाथ आया उस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। यहाँ तक कि पुलिस ने बिना देर किए प्रदर्शनकारियों के शामियाने को भी तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर पूरे इलाके को इसमें पुलिस ने घेराबंदी कर दी और यहाँ पर जो भी आसपास में यहाँ पर लाठियां बांध कर भगाया जा रहा। यहाँ तक कि सड़क पर मौजूद उन लोगों पर भी पुलिस के डंडे पड़े जिनका धरने से कोई ताल्लुक नहीं था। लाठी दिया था। कहाँ आए थे आप? धरने में आए थे? नहीं, मैं तो धरने में नहीं था। धरने में नहीं था। लेकिन पुलिस ने जब धरने स्थल पर रखा वो कॉफिन खोला जिसमें शव रखा था तो वहाँ केवल बर्फ की सिल्लियां ही दिखी। शव कहाँ है? शव इसमें नहीं है। पता नहीं शव कहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर क्या केवल ये लेकर बैठे हुए थे? ये लेके बैठे हैं केवल। इसी कॉफिन पर थोड़ी देर पहले तक पूजा की थाली रखी थी जिस पर अगरबत्तियां जलाई गई थी। लेकिन पुलिस ने जिस शव को कब्जे में लेने के लिए पूरा ऑपरेशन किया वो शव पुलिस के हाथ नहीं लगा, क्योंकि धरने पर बैठे लोगों को पुलिस की कार्रवाई की खबर पहले ही लग गई थी। इसलिए पुलिस के पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही शव को निकाल दिया गया था। आरोपों के मुताबिक शंभू शर्मा नाम के पुजारी की आगरा जयपुर हाईवे पर 2 बीघा जमीन थी जिसे भूमाफियाओं ने कौड़ियों के भाव खरीद लिया। दावा किया जा रहा है कि उस जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बीघा है, लेकिन केवल 8 लाख रुपए में उस जमीन का सौदा कर दिया गया। जबकि शंभू शर्मा नाम का पुजारी एक दिव्यांग था और जो मूक और बधिर भी था। लेकिन आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त ना तो किसी और की गवाही कराई गई और ना ही उसे कानूनी मदद दी गई। इसके अलावा जिस मंदिर का शंभू पुजारी था उसकी 26 बीघा जमीन को देखरेख भी वही करता था, लेकिन भूमाफिया ने उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया। दावा किया जा रहा है कि शंभू शर्मा ने पुलिस को पूरे मामले में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में इसी धोखे की वजह से लगा सदमा शंभू शर्मा की मौत की वजह बन गया। लेकिन शंभू के गांव में उसकी मौत के बाद आक्रोश बढ़ गया और लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शव के साथ लोग थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए और आरोपियों पर कार्रवाई तक अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी। इसलिए उसकी मौत पर हंगामा खड़ा होने में भी देर नहीं लगी। जिस शव को दौसा पुलिस ढूंढ नहीं पाई वो शव थोड़ी ही देर में जयपुर में दिखा। दूसरी तस्वीर देखिए कि कॉफिन इस वक्त जयपुर पहुंच चुका है। जयपुर के सिविल लाइन फाटक के बाहर ये कॉफिन रखा है जिसके अंदर शव है। जयपुर के सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है और उनके घर के बेहद करीब एक रेलवे फाटक के सामने शव रखकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंदिरों की जमीनों पर कब्जा और पुजारियों से धोखाधड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। राजस्थान में पहली घटना नहीं है। पहले सपोटरा में एक पुजारी को जला के मार दिया जाता है, फिर खंडार में मारा जाता है, फिर सपोटरा में महुआ में एक पहले पुजारी को मारा जाता है, फिर ये चौथी घटना है। इसलिए भूमाफियाओं को गिरफ्तारी और धोखाधड़ी से हुई रजिस्ट्री रद्द करने की मांग शुरू हो गई। राजस्थान में मंदिरों की जमीनों पर कब्जे की घटनाओं का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। सौभाग्य की एक बात यह कि दौसा के पुजारी ने मरने से पहले धोखे से जमीन हड़पने का केस दर्ज करा रखा था। 75 साल के मूक बधिर पुजारी की मौत के बाद दौसा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धरना शुरू किया तो पुजारी की मौत को हत्या मानकर जांच भी शुरू कर दी गई। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की जांच भी चल रही है, लेकिन सांसद और पुजारी के घर वाले ठोस कार्रवाई के बिना अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हैं। चुनावी रैलियों में कोरोना नियमों की अनदेखी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख अपनाया है। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया। दोनों से 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, अदालत ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आखिर लोग चुनाव प्रचार के दौरान बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं। असल में हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र के बनाए कोरोना नियमों का चुनावी रैलियों में पालन नहीं हो रहा है। साथ ही ये मांग भी की गई कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वो केंद्र सरकार की ओर से जो जारी निर्देश हैं उसका सख्ती से पालन कराएं, जिस पर कोर्ट ने ये जवाब मांगा। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे मुंबई में इन नियमों का पालन नहीं करने पर अब बीएमसी ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने के बाद वहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में धारा 144 लागू है।
लेकिन दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे। वहाँ न तो धारा 144 जैसी चीज दिखी। हालांकि ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाए तो जरूर थे, लेकिन वो भी सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए। लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बाजार में सब्जियां खरीदते नजर आए। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं लोग जो हैं अभी भी बेफिक्र की सारी हदें पार कर रहे हैं। बाजार की ये हालत देख बीएमसी की टीम वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों का सामान उठाकर गाड़ी में लाद दिया गया। सब्जी मंडी में नियमों का पालन हो और भीड़ न बढ़े, इसके लिए वहां बैरिकेड लगाने के साथ पुलिस को भी तैनात किया गया। लेकिन लापरवाह लोगों के आगे ये इंतजाम भी नाकाम नजर आए। सौभाग्य की एक बात यह है कि जितने शहरों में धारा 144 लागू है, वहां महामारी फैलने की आशंका पर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सब्जी मंडियों में लोगों के बीच 2 गज की दूरी बनाए रखने के लोग मुश्किल इसे मान रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्हीं सब्जी मंडियों में हम सब गोले बनाकर खड़े थे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंदी यानी लॉकडाउन लागू रहेगा। 2 दिन का ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 60 घंटे तक चलेगा, जबकि छिंदवाड़ा में अगले 7 दिन तक पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। इसी तरह रतलाम में अगले 9 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। खरगोन, कटनी और बैतूल में भी 7 दिन तक सब कुछ पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान लोग जरूरी कामों और टीका लगवाने के लिए बाहर निकल सकेंगे। साथ ही जरूरी चीजों की दुकानें, माल ढुलाई वाली गाड़ियां और सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। झारखंड के गोड्डा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों ही नेता गोड्डा से शुरू होने वाली हमसफर एक्सप्रेस के लिए उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन ट्रेन चलवाने का क्रेडिट लेने के नाम पर दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। नेताओं को उलझा देख उनके समर्थक भी एक दूसरे से भिड़ गए और वहां देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान वहां हाथापाई भी की गई। इससे पहले वहां मौजूद नेताओं के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां कई और विधायक, प्रशासन के सीनियर अधिकारी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही रेलवे स्टेशन जंग का मैदान बन गया। हालांकि दोनों ही नेताओं के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर उन्हें अलग हटाया। रेल मंत्रालय ने गोड्डा से दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया था, जिस पर बीजेपी सांसद और इलाके के विधायकों के बीच पिछले काफी वक्त से श्रेय लेने की होड़ चल रही थी। सौभाग्य की एक बात यह है कि भागलपुर होते हुए गोड्डा से दिल्ली जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस इस ट्रेन को रेल मंत्री पीयूष गोयल हरी झंडी दिखाने वाले थे। फिर भी वहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के साथ पहले कांग्रेस के नेताओं की तकरार कई दिनों पहले शुरू हुई। इस विवाद को गोड्डा जिले की ही मधुपुर सीट के उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां 17 अप्रैल को वोटिंग होनी। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद अब यूपी सरकार ने भी राज्य के कुछ बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा समेत करीब 10 शहर ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। इस दौरान दिल्ली के पास गाजियाबाद, नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि राजधानी लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट मिलेगी, लेकिन रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर ही आ जा सकेंगे, जबकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, मीडिया के जो लोग हैं वो दफ्तर का पहचान पत्र उनको दिखाना होगा। खबर ये कि कोरोना पर काबू पाने के लिए 500 से अधिक कोरोना मरीज वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। हरियाणा के रोहतक से चौंका कर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। बताया गया कि रोहतक से दिल्ली जाने वाली EMU ट्रेन में उसके रवाना होने से 2 घंटे पहले आग लगी, जो इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में ट्रेन की तीनों बोगियों को एक-एक कर अपनी चपेट में ले लिया। बोगियों की खिड़कियों से लपटों के साथ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। ट्रेन में लगी आग के भीषण रूप को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। आग तो बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर, ऊपर तक आग जा रही। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने आग को दूसरी बोगियों में फैलने से पहले ही बुझा लिया। 6 गाड़ियों ने
1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब तक आग को बुझाया गया तब तक बोगियों में इस्तेमाल लायक कुछ बचा नहीं था। सौगात की एक बात यह कि दिल्ली से चली ये पैसेंजर ट्रेन दोपहर 12 बजे रोहतक पहुंची थी। यात्रियों के उतरने के बाद ट्रेन को रोहतक स्टेशन के यार्ड में ले जाया गया, जहां उसमें आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। बताया गया कि आग से ट्रेन की 3 डिब्बे जलकर राख हो गए। बाबा विश्वनाथ की नगरी के तौर पर मशहूर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ज्ञानवापी परिसर के एक मामले में निचली अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि एएसआई को कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया और इसी परिसर में मस्जिद है। इस जांच पड़ताल और सर्वे के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और खुदाई की जाएगी। 5 लोगों की इस कमेटी में 2 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के भी शामिल किए जाएंगे। ये फैसला वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया, जहां दिसंबर 2019 से मामले की सुनवाई चल रही थी। दावा किया जाता है कि ये मस्जिद 1669 में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। मस्जिद से पहले यहाँ शिव मंदिर के होने का भी दावा किया जाता है। अब एएसआई की टीम इन दावों की पड़ताल करेगी और इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करेगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस जांच का खर्च सरकार को उठाना होगा। कोर्ट में दी गई याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें। हालांकि कांग्रेस को अदालत का ये आदेश गले नहीं उतरा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का दावा किया। ये फैसला बड़ी अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर से बदल देंगे। सर्वेक्षण का, किसी भी तरीके के सर्वे का कोई सवाल नहीं उठता है। राजस्थान के जोधपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि वक्त पर कार ठीक न होने पर कार के मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने साथियों और वहां बुलाया और फिर तो ऐसा बवाल हुआ कि गैरेज जंग का मैदान बन गया, जिसमें कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हुआ। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाते रहे। क्या कर दिया तुमने मेरा? कार मालिकों के साथियों ने गैरेज के लोगों को तो पीटा ही, गैरेज में खूब तोड़फोड़ भी की। लोहे की रॉड से वहां रखी चीजों पर हमला किया गया। इस लड़ाई के बीच जमीन पर एक आदमी निढाल पड़ा हुआ भी नजर आया। अबे इसने कैसे हाथ उठाया? हंगामा करने के बाद कार मालिक के साथी गैरेज से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने वहां खड़ी गाड़ियों पर अपना गुस्सा निकालकर ही दम लिया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें गैरेज के शीशे चकनाचूर दिखे। वहां गाड़ियां आई तो मरम्मत के लिए थी, लेकिन इस विवाद के बाद उनकी हालत और भी खराब नजर आई। गाड़ी ठीक कराने के लिए को लेके आपस में झगड़ा होने लग गया था, तो गौतम वासवानी जी ने अपनी फैक्ट्री में फोन किया कि आप मौके पर आओ। बताया गया कि कार मालिक एक फैक्ट्री चलाता है। कार की मरम्मत की बात पर उसके और गैरेज मालिक के बेटे के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि गैरेज और फैक्ट्री के मजदूरों में महाभारत शुरू हो गई। 40-50-100 लोग आए, आके अंदर तोड़ फोड़ करी और मार के गए। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू कर दी। सौगात की एक बात यह है कि जोधपुर के जिस गैरेज में बवाल हुआ वो इंडस्ट्रियल एरिया में है। कार ठीक कराने आए आदमी की फैक्ट्री भी वहीं पास में ही है, इसलिए गैरेज मालिक के बेटे से विवाद होते ही उसने अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को बुला लिया। पुलिस ने इस मामले में गैरेज मालिक के बेटे और फैक्ट्री मालिक के साथ 3 लोगों को शांति भंग करने की आशंका में गिरफ्तार किया। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मामला बड़ा है और आरोप गंभीर है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख में बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट से दोनों को झटका लगा। असल में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था और इसी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए थे। पुलिस के द्वारा पैसे इकट्ठा करो, लूटो और वसूली करो, यही ये महाराष्ट्र सरकार का एकमात्र कार्यक्रम चल रहा है।
देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी है और वहां लॉकडाउन समेत कई तरह की पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लोगों का इस पर कोई असर पड़ नहीं रहा है। और इसकी बानगी राजधानी दिल्ली से भी सामने आई, जहां बेहद भीड़भाड़ वाले सदर बाजार में सुबह सवेरे ही लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, वहां कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। 24 घंटे में कोरोना के 5500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जो ये तस्वीरें सदर बाजार की, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर भीड़ है। कई लोगों ने नाम के लिए मास्क पहना तो था, लेकिन उसे नाक और मुंह से नीचे लटका रखा था और जैसे कैमरे की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने खट से उसे ऊपर चढ़ा लिया। बात करते वक्त मास्क उतार दिया, क्या फायदा? वो बात करना सुनाई नहीं दे रही है थोड़ी सी। लोग लॉकडाउन भी नहीं चाहते और लापरवाही बरतने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने कोरोना को अफवाह तक बता दिया। लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो फिर कैसे कोरोना के मामले ठीक होंगे? कोरोना तो अफवाह है। हालांकि पुलिस प्रशासन और सरकार लोगों से हर तरह से कोरोना नियम मानने की अपील करने में जुटी है, ताकि फैल रही महामारी को किसी तरह काबू किया जा सके। सौगात की एक बात ये कि मास्क न लगाने का कोई बहाना हम लोगों को महामारी से नहीं बचा सकता। हमारा बचाव सिर्फ मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग से ही हो सकता है। सरकार की सख्ती के बाद भी अगर बहानेबाजी बंद नहीं हुई तो बाजार बंद कराने की वजह हम खुद बन जाएंगे। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान बनाया जाता था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और उसने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। बहुमंजिला इमारत की खिड़कियों से धुएं का गुब्बार निकलता नजर आया। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग आसपास की दूसरी इमारतों को चपेट में न ले ले, इसके लिए दमकल कर्मी पूरी ताकत झोंकते नजर आए। आग है वो दूसरी फैक्ट्री में न फैले, इसको देखते हुए लगातार दमकल कर्मी जो हैं वो पूरी मेहनत से यहाँ पर जुटे हुए हैं कि आग को जल्द से जल्द काबू में किया जाए। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 25 से ज्यादा गाड़ियों को वहां भेजना पड़ा। इस दौरान हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए भी पानी की बौछार की गई। आग बुझाने में 2 दमकल कर्मियों को चोट भी आई। हालांकि इमारत को वक्त रहते खाली करा लिया गया और बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। फिर भी पूरी बिल्डिंग आग बुझने के बाद दोबारा से चेक किया जाए। इस दौरान किसी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए कई एम्बुलेंस भी तैनात नजर आई। सौगात की एक बात यह है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी उसकी खिड़कियों पर लगे शीशे चटक गए, जिससे टुकड़ों की चपेट में आने से 2 दमकल कर्मी घायल हो गए। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई। कोरोना के बढ़ते खतरे से लोगों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के कई शहरों में पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसकी एक तस्वीर सीहोर से भी सामने आई, जहां शहर के एसपी अपनी पूरी टीम के साथ सड़क पर उतर आए। पुलिस वालों के हाथों में बैनर दिखे, जिनके जरिए लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए गए। साथ ही गाना गाकर भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई। आगर मालवा में भी जिला प्रशासन और पुलिस ने कोरोना पर लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। यमराज की वेशभूषा में एक शख्स को सड़क पर उतारा गया, जिसने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि महामारी को हल्के में न ले। आपको समझाने आया हूँ, मास्क लगाओ। कलेक्टर ने भी साफ कर दिया कि कोरोना के नियमों को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो जानबूझ के उल्लंघन की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। बताया गया कि पूरे जिले में इस अभियान को 1 महीने तक चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। सौगात की एक बात यह कि महामारी से बचाव के ऐसे तरीके पिछले साल से ही समझाए जा रहे हैं। मास्क लगाइए, हाथों को धोइए, सैनिटाइज कीजिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। इतनी मामूली सी बात भी लोगों को याद नहीं रही, इसलिए महामारी दोबारा कहर ढाने लगी।